हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहे तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करें उनसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने तकरीबन 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अभ्यास किया और तब जाकर हमारा एक आदर्श संविधान बना है। तो बताइए नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है आयरलैंड देश के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। और यहां जब हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया गया वह बात आती है तो इनसे लेकर एक वीडियो भी हमने बनाया है, हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो हमारे संविधान का भाग 4 जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग 4 ऐसा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का पर्पस क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु तो नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अब दोस्तों हम डिटेल में पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो मूल अधिकारों से भिन्न ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में आप चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के उल्लंघन के मामले में आप हाई कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, हमारी सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। तो मूल अधिकारों से भिन्न ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह वस्तुतः राज्य को नैतिक निर्देश है ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। मूल संविधान में ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। बाद में कुछ संशोधन भी किए गए हैं जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यह जो इंफॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन में पूछने वाला हूं, इसलिए एक बार फिर से पढ़ लो कि मूल अधिकारों से भिन्न ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये वस्तुतः राज्य को नैतिक निर्देश है ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। मूल संविधान में ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है और बाद में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तो यहाँ हमें याद रख लेना है कि संविधान का भाग 4 था और यहाँ अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए आर्टिकल्स है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है?
नीति निदेशक सिद्धांत दोस्तों वाद योग्य नहीं है, मीनिंग आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं लिया जा सकता। चलिए अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़े कुछ संविधान संशोधन किए गए हैं उनकी भी बात कर ले। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 क, 43 क तथा 48 क जोड़े गए हैं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अनुच्छेद 39 क, 43 क तथा 48 क जोड़े गए हैं। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया है। चलिए आंसर दीजिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो याद रखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 क में शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर अधिरोपित किया गया है। यानी कि दोस्तों बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन मिले, इसीलिए एक अधिकार दिया गया है बच्चों को जिसे कहा जाता है शिक्षा का अधिकार। और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लागू किया गया है। बच्चों को अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है और बाद में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर अधिरोपित किया गया है। यानी कि 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था भी हमारी राज्य सरकार करेगी, जैसा कि आंगनबाड़ी है यानी कि केजी है, एलकेजी या एचकेजी जो आपको मालूम है। ओके, तो 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 ख अंत स्थापित किया गया है। और संविधान में विद्यमान नीति निदेशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अब डिटेल में चर्चा करें तो वर्तमान में संविधान के भाग 4 में शामिल सभी अनुच्छेद और उनकी मूल विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है कि अनुच्छेद 36 में क्या प्रावधान किया गया है? नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य यानी कि स्टेट की परिभाषा जो लगभग वही है जो मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य के लिए है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 12 में जो स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा स्पष्ट की गई है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 को लागू होती है। अनुच्छेद 37 की बात करें तो अनुच्छेद 37 में क्या प्रावधान किया गया है? इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना। यानी कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन यह नीति निदेशक तत्वों के अमलीकरण हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लॉन्च करेगी। अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। एक बार फिर से पढ़ लो। अनुच्छेद 38(1) क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। और अनुच्छेद 38(2) के तहत आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी हमारी सरकार। और अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, विशेषतः सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियां, जैसा कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिलना चाहिए,
इसीलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ महत्वपूर्ण नीतियां लॉन्च करेगी। क्या? पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण होना चाहिए, इसके बारे में भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ख्याल रखेगी। और अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीयकरण का निषेध, यानी कि किसी भी उत्पादन के साधन है वो अहितकारी केंद्रीयकरण न हो, इसीलिए भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लॉन्च करेगी। और पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यह दोस्तों महत्वपूर्ण है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 39 याद रख लीजिएगा कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। पुरुष व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना और बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना, यह सभी प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 39 के तहत किए गए हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। दोस्तों यहाँ टाइपिंग एरर है, करेक्शन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 39 में यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। आगे बात करें तो अनुच्छेद 39 क में क्या प्रावधान किया गया है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि फ्री लीगल एड्स उपलब्ध कराना। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, फ्री लीगल एड्स का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 39 क के द्वारा, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। मूल पर्पस क्या है? गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, इसीलिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 40 महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायती राज को लेकर यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 40। ओके दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ ले कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किया गया है 39 क में। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी 39A। ओके, सही आंसर है ऑप्शन बी। किसी नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो सही आंसर है ग्राम पंचायतों की स्थापना या नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रायः समाजवादी माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 40। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, यह सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या अशक्तता की दिशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी कि बुजुर्ग लोगों को लोक सहायता मिलेगी, बेरोजगार लोगों को रोजगारी मिले और बीमारी या अशक्तता की दिशा में भी दोस्तों कुछ सहाय मिले, ऐसी स्कीम हमारी राज्य सरकार लॉन्च करेगी। और अनुच्छेद 42 के तहत क्या प्रावधान किया गया है? काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो दोस्तों गुजरात में एक खिलखिलाट स्कीम है,
तो यह प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है जिसका ताल्लुक है अनुच्छेद 42। ओके। और अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। यानी कि यदि कोई स्टेट में कुटीर उद्योगों माइक्रो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाता है जिसका उद्देश्य लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है, तो यह स्टेट सरकार अनुच्छेद 43 का अनुसरण करती है। अनुच्छेद 43 क की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी कि वर्कर्स के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। क्या? वर्कर्स के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 43 क में किया गया है। तो अनुच्छेद 43 ख में क्या प्रावधान किया गया है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। एक बार फिर से पढ़ ले कि अनुच्छेद 43 ख के तहत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु दोस्तों कोई भी लोग सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना। यह दोस्तों स्टार लगा लो, यह आर्टिकल पर कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 45 के तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगी हमारी राज्य सरकार। जैसा कि आंगनबाड़ी है तो वहां पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो यह अनुच्छेद 45 का अनुसरण हमारी राज्य सरकार कर रही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में कौन सा नीति निदेशक तत्व है? कौन सा नीति निदेशक तत्व है? विधि का शासन दोस्तों एक फंडामेंटल राइट्स है। अस्पृश्यता का अंत यह भी फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। लेकिन समान नागरिक संहिता एक नीति निदेशक तत्व है जिसका हमने जिक्र किया हाल ही में 2 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। और दोस्तों अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना, यह प्रावधान है अनुच्छेद 46 में। एक बार फिर से पढ़ लो। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। चलिए आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 46 के तहत दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 की बात करें तो अनुच्छेद 47 के तहत लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना और मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लो कि अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, यानी कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर मिड डे मील स्कीम चलाती है। तो मीनिंग यह हुआ कि केंद्र एवं राज्य सरकार अनुच्छेद 47 का पालन कर रही है, क्योंकि लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करने हेतु उन्होंने एक स्कीम चला रखी है। लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, कोविड-19 के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट में टीकाकरण किया जाता है। तो दोस्तों लोक स्वास्थ्य के सुधार करने में सरकार हमारी मदद कर रही है, मतलब अनुच्छेद 47 का पालन कर रही है। और मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। गुजरात में दोस्तों शराब पर पाबंदी है, मीनिंग यह हुआ कि राज्य सरकार अनुच्छेद 47 का पालन कर रही है। समझ में आया? ओके। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि
और पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। गो वंशज पर दोस्तों यदि वध करने पर प्रतिषेध लगाया जाता है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार यह अनुच्छेद 48 का पालन कर रही है। अनुच्छेद 48 क के तहत क्या प्रावधान है? पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा तथा गायों और बछड़ों के साथ दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण, सुधार व वध पर प्रतिषेध करेगा। दोस्तों एक नहीं बल्कि 2 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सही आंसर बनता है अनुच्छेद 48, जो मैंने आपको हाल ही में बताया, अनुच्छेद 48। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? यानी कि राज्य नीति का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, जिसका प्रावधान है आर्टिकल 51 में। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह भी अनुच्छेद 45 के तहत, और अनुच्छेद 21 क के तहत जो प्रावधान किया गया है वो बच्चों की शिक्षा के लिए है। गोवध निषेध, यह भी प्रावधान है। लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति, यह प्रावधान दोस्तों हमारे अनुच्छेद 36 से 51 में नहीं है, और निजी संपत्ति के अधिकार को दोस्तों विधिक संपत्ति का अधिकार बनाया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। चलिए अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, यह प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान किया गया है? राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना। एक बार फिर से पढ़ लो। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यहां इमेज में देख सकते हैं लाल किले को, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है, कौन सा एक नीति निदेशक तत्व नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास। तो दोस्तों वैज्ञानिक मनोभाव का विकास यह दोस्तों हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत। ओके, और यह राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत। सही आंसर है ऑप्शन डी। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना, यह प्रावधान है अनुच्छेद 51 में। एक बार फिर से पढ़ लो कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना अनुच्छेद 51 का अनुसरण है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? तो हमने हाल ही में आपको अभी बताया अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और यह लास्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यह सन्निहित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और यहाँ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, यानी कि संविधान के भाग 4 को हमने पढ़ा, जिसका नाम है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हमारी सरकार दोस्तों अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्कीम लॉन्च करती है।
मतलब कि इसी अनुच्छेद के आधार पर सभी योजनाएं चलती है। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो में आपको वाकई में मजा आया है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।